डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी ने भाषा को अपने शब्दों में व्यक्त किया। उन्होंने कहा, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। मतलब भाषा क्या है कि जो हमारे विचार हैं, जो हमारा आदान प्रदान का सामान है, जो शब्द हैं, जो संपदा है, उस ध्वनि चिन्हों के संकेतों को ही भाषा कहा जाएगा। उस समष्टि के संपूर्ण स्वरूप को भाषा का नाम दिया गया है। भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। वहीं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी क्या कहते हैं भाषा को लेकर? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का मानना है कि भाषा मानव के उच्चार अवयवों से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। लेखक, कवि, वक्ता के रूप में अपने अनुभव और भावों को व्यक्त करते हैं तथा अपने वैयक्तिक और सामाजिक व्यक्तित्व, स्पष्टता, अस्मिता के संबंध में जाने अनजाने जानकारी देते हैं। बहुत सुंदर बोला नाथ तिवारी जी ने। देखिए पूरे मन की बात यहाँ अपनी रख दी है कि भाषा क्या है। उनका कहना है कि भाषा मानव के वो उच्चार अवयव हैं। उच्चार अवयव मतलब जो उच्चारण करने वाले अवयव हैं, जो ध्वनि प्रतीकों के माध्यम से बने हैं, जिसकी संरचना व्यवस्था है, जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग, वही जो ड्रैगन ने कहा था कि समाज कैसे काम करता है, तो समाज विशेष के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब अपने विचारों का आदान प्रदान करना लेखक, कवि, वक्ता के रूप में, अब वो किस किस रूप में हो सकता है? मैंने बताया था ना कि वो किसी भी रूप में हो सकता है। लेखक के रूप में, वक्ता के रूप में, कवि के रूप में अपने अनुभवों को व्यक्त करता है। एक बड़ी अच्छी कविता मुझे यहाँ याद आ रही है कवित्री के रूप में कि हास्य कवि की कविता है ये कि लोग जब हास्य कविता के बारे में सोचते हैं ना तो कैसे काम करते हैं। मतलब बहुत सारे मैटर, बहुत सारी चीजें, मतलब 2 लाइनों में पिरो के रख देते हैं। चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ, याद आ गया, भाषा के बारे में बात चल रही है इसलिए कि एक एक नवविवाहित जोड़ा अटल जी से आशीर्वाद लेने दौड़ा। तो अटल जी ने पति के सिर पे रखा हाथ और पत्नी से कही ये बात कि बेटी पृथ्वी पर जब तक जल है तुम्हारा सुहाग अटल है। कि बेटी पृथ्वी पर जब तक जल है तुम्हारा सुहाग अटल है। तो पति महोदय को गुस्सा आ गया। पति महोदय को गुस्सा आया। पति महोदय तपाक से बोले कि अटल जी, जब आप इनसे कहेंगे कि इनका सुहाग अटल है, जब मेरी पत्नी से आप कहेंगे कि इनका सुहाग अटल है, तो मुझे क्या तमाशा देखने के लिए छोड़ा है? मतलब बहुत सारा कंटेंट 4 लाइनों में, बहुत बड़ी बात निकल के आ गई। तो भोलानाथ जी भी वही बात कर रहे हैं आपसे कि कोई लेखक, कवि, वक्ता के रूप में अपने अनुभवों, अपने भावों आदि को व्यक्त करता है तथा अपने व्यक्तिक और सामाजिक व्यक्तित्व, विशिष्टता तथा अस्मिता के संबंध में जाने अनजाने में जानकारी देता रहता है, उसे हम भाषा कहते हैं। मतलब बहुत डीपली नहीं जाना है आपको भाषा में। भाषा बहुत सामान्य सा विषय है। भाषा वो है जो आप बोल रहे हैं। भाषा वो है जो आप कर रहे हैं। भाषा वो है जो आप देख रहे हैं। भाषा वह है जो आप सुन रहे हैं। अपने विचारों को व्यक्त करने का एक अटूट माध्यम भाषा कहलाती है। भाषा कई प्रकार की होती है। आप अभी भी मैंने पहले बताया था, भोलानाथ तिवारी जी ने भी यहाँ वो बात की है कि फेस एक्सप्रेशन से भी अपनी भाषा को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उन्हें शब्दों में ध्वनि के रूप में अगर व्यक्त करें तो उसका प्रभाव एक अलग प्रभाव पड़ता है। एक्सप्रेशन में कैसे करते हैं? आप बहुत देर से शांत बैठे, मैं यहाँ 5 मिनट से शांत बैठी हूँ, कुछ विचार कर रही हूँ,
उन विचारों को मस्तिष्क में ला रही हूँ और जो विचार मेरे मस्तिष्क में आ रहे हैं ना, वो मेरे मन मस्तिष्क में भाषा के उद्भावों का आदान प्रदान कर रहे हैं। मेरी जिंदगी में एक उथल पुथल मचा रहे हैं, मेरे विचारों को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रेरित कर रहे हैं। मेरी शांति आपने देखी, लेकिन मेरे मस्तिष्क में कितने प्रकार के विचार आए। कई प्रकार के विचार मेरे मस्तिष्क में दौड़ रहे थे। एक मिनट आपने देखा होगा, मैंने स्माइल भी दी, हंसी भी। मतलब उस समय मेरे मस्तिष्क में कोई ऐसा विचार दौड़ रहा था जिससे मुझे हंसी आ गई। एक समय आपने देखा कि मेरे चेहरे पर कुछ गम वाले भाव थे, दुख वाले भाव थे। उसका मतलब है कि कुछ ना कुछ मस्तिष्क में विचारों का आदान प्रदान चल रहा था। दुख वाले भाव भी मेरे मस्तिष्क में चल रहे थे। कभी मेरे चेहरे पर चिंता के भाव भी आपको दिखाई दिए। चिंता आपके एक्सप्रेशन की मनोदशा का जितना सजीव और चित्रात्मक वर्णन भाषा बिना के माध्यम से सिनेमा करता है, उतना अच्छा कोई नहीं कर सकता। सिनेमा एक वो माध्यम है। आप कभी टीवी सीरियल्स देखते हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से पढ़ाऊंगी, समझाने की कोशिश करूंगी। आप टीवी सीरियल्स देखते हैं, टीवी सीरियल्स आपको बहुत अच्छे से पता है, उसके पहले डिस्क्लेमर आता है, शुरू में लिखा हुआ आता है कि इस कहानी में सभी पात्र काल्पनिक है, उनका वास्तविक जीवन से किसी भी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है, सब कल्पना से परे है। अगर किसी की घटना मिलती जुलती पाई जाती है तो यह सिर्फ संयोगवश है, उससे मीडिया को कुछ भी लेना देना नहीं। अब इतना सब होने के बाद भी अगर सपोज कीजिए टीवी सीरियल्स आपके सामने चल रहा है, कोई अच्छा बढ़िया हैप्पी सा गाना बज रहा है या हैप्पी मोमेंट्स आप देख रहे हैं उस नाटक में, तो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन अपने आप हैप्पी हो जाते हैं। और कहीं आप सैड मोमेंट देख रहे हैं, दुखी क्षणों को आप देख रहे हैं, तो अनायास ही आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते हैं ना, सर्वोत्कृष्टकार, एक सर्वोत्कृष्ट उत्कृष्ट कलाकार वो होता है जो अपनी फीलिंग्स से, जो अपने एक्सप्लेनेशन से, जो अपनी भावनाओं से आपकी आंखों में आंसू लाती। कई बार हम देखते हैं, मूवीज देखते हैं, टीवी सीरियल्स देखते हैं, उनमें अक्सर देखते रहते हैं कि कोई रोने वाला सीन आता है और आपकी आंखों से अनायास ही आंसू आ जाती है, जबकि उसमें सब कुछ पहले से लिखा था, सब पढ़ा है आपने कि काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, उसके बाद भी आंख से आंसू आना क्यों? क्योंकि जो भाषा थी, जो विचार थे, कहीं ना कहीं वो घटनाएं आपके जीवन में घटित हुई हैं। हो सकता है, मैं नहीं कह रही वास्तविक जीवन में घटित हुई हूँ, आपने जीवन में वास्तविकता में किसी की मृत्यु देखी हो सकता है ना भी देखी हो, लेकिन हो सकता है कभी सपने में देखी हो, तो वो कहीं ना कहीं अनछुए पल आपके जीवन से जुड़े हुए हैं। वरना इतने जल्दी किसी काल्पनिक, अच्छा एक टेडी बियर रखा है आपके सामने, उस टेडी बियर को कितने ही मारो, कितने ही दुखो, आपको रोना क्यों नहीं आता? क्यों नहीं लगता है कि इसे इतनी मार गल रही, इतना पिट रहा है, इतना बातें सुन रहा है, तो इसके प्रति संवेदना आ जाए? क्यों नहीं आती है संवेदना? क्योंकि वो निर्जीव वस्तु है। आपको पता है इसका अस्तित्व नहीं है, ये बिल्कुल निर्जीव है। ये हमें सिर्फ दिखाने के लिए मदारी ड्रामा कर रहा है।
हमारे अंदर संवेदना उसके लिए नहीं आती। लेकिन वही सजीव टेडी बियर की बात करें, कोई जीता जाता इंसान को अगर मारा जाता है, उसकी संवेदनाएं आपको दिखती हैं, उसकी फीलिंग्स आपको दिखती हैं, तो आपके अंदर शब्द निकल आते हैं। अच्छा, इसका भाषा को लेके एक छोटा सा एग्जाम्पल और यहाँ मैं देना चाहूंगी कि बच्चे का जन्म होता है, जब डॉक्टर्स उसे मारते हैं कि भाई इसको रोना चाहिए, अगर बच्चा रोता नहीं है तो हम क्या समझ लेते हैं कि बच्चा स्वस्थ नहीं। तो संवेदनाएं कहाँ से आई? संवेदनाएं तो माँ के गर्भ से ही आ गई। और जब माँ के गर्भ से संवेदनाएं आ गई, तो आगे जब बच्चा जन्म लेगा और जब उसे डॉक्टर ने हल्का सा पीठ पे रेस्ट किया, सिर पर रेस्ट किया, वो रोने लगता है। मतलब बच्चा बिल्कुल परफेक्ट है। बच्चे की रोने की आवाज हम तक पहुंच चुकी है। अच्छा, बच्चा बाल्यावस्था से शैशवावस्था से बाल्यावस्था की ओर अग्रसर होता है। भाषा कहाँ से सीखता है? उसे भाषा का माध्यम क्या होता है सीखने का? उससे गर्भ में जो संस्कार मिले, प्रारंभ तो वहीं से हो गया। मैंने बताया था कल आपको कि अभिमन्यु का जो किस्सा है, माँ सुभद्रा के गर्भ में ही उसे संस्कार मिल गए थे कि चक्रव्यूह की रचना में घुसना कैसे है। लेकिन जब अर्जुन उन्हें सुना रहे थे इस चक्रव्यूह की रचना के बारे में, तो अचानक सुभद्रा को सुनते सुनते नींद आ गई। जैसे ही माँ को नींद आई, बालक गर्भावस्था में सो गया। और जैसे ही बालक सोया, मतलब उसने सुनना बंद कर दिया। जब उसे संस्कार ही नहीं मिले, तो वो निकलेगा कैसे? अभिमन्यु जिद करके फंस तो जाता है चक्रव्यूह की रचना में कि मैं इसे पार कर सकता हूं, जब मैं इसके अंदर एंटर कर रहा हूं तो मैं बाहर भी आ सकता हूं। लेकिन बहुत समझाने के बाद वो नहीं मानता है और चक्रव्यूह में चला जाता है। और ये सभी को बताती है, सभी देवताओं को नॉलेज था, ज्ञात था, पहले से नॉलेज था इस चीज का कि अभिमन्यु अगर चक्रव्यूह के अंदर घुसेगा तो बाहर नहीं निकल पाएगा और मृत्यु को प्राप्त करेगा। सब कुछ पहले से जायज था, सब कुछ प्री प्लान्ड बना हुआ था। उसके बाद भी वास्तविकता क्या है? उस बालक ने भाषा कहाँ से सीखी? माँ के गर्भ से कुछ सीखा उसने। क्या सीखा? रोने की आवाज सीखी, हंसने की आवाज सीखी। आप देखो 10 दिन के बच्चे को देखो, 11 दिन के बच्चे को देखो, वो हल्की हल्की स्माइल करने लगता है, एक हंसी आपको देने लगता है। अच्छा, और उसके बाद वो 1.5 2 महीने 3 महीने के बच्चे को देखो, वो हल्का हल्का रिएक्ट करने लगता है आपकी तरफ देख के। आप उसकी तरफ स्माइल करोगे, वो हंसेगा। आप देखते हैं हम लोग झूले में डाल देते हैं, लिटा देते हैं बच्चे को, एक गुनगुना उसके ऊपर से लगा देते हैं, उस गुनगुने को देखकर वो खुश होता है। तो वो भाषा का माध्यम वहां से प्रारंभ हो गया उसका, वो शुरुआत हो गई भाषा की उसकी, कि भाषा कैसे चलेगी आगे, कैसे बढ़ेगी। फिर 4 महीने 6 महीने का बच्चा होता है, धीरे धीरे हम उसे वर्ड सिखाते हैं। कहाँ से सीख रहा है? परिवार से। पहली मातृभाषा जो सिखाने का श्रेय जाता है वो किसका है? उसकी माँ का। इसलिए इसका नाम मातृभाषा रखा गया। आप सोच रहे होंगे कि भाषा भाषा चल रहा था इतनी देर से, ये भाषा का नाम मातृभाषा क्यों पड़ा, मदर टंग क्यों पड़ा? क्योंकि जब बालक ने जन्म लिया, उस जन्म के बाद उसे जो पहला शब्द माँ बोलना सिखाया, वो उसकी माँ ने सिखाया। उसकी माँ, अब चाहे वो धरती माँ ले लो, चाहे उसकी जो जन्मदात्री माँ ले, उसने भाषा का प्रारंभ उसे सिखाया, उसे शब्द बोलना सिखाया, उसे ध्वनि करना सिखाया। तो बच्चे ने पहला वर्ड बोला माँ, इसलिए इसका नाम पड़ा मातृभाषा, हमारी मदर टंग। मदर मतलब माँ की जो टंग है, जो भाषा है, वो मेरी मातृभाषा है। अच्छा, एक चीज और देखिएगा आप कि भले हम इंडियन हो, भारतीय हो, भारतीय होने के बाद हम पूरा जीवन, मैंने 28 साल की उम्र भारत में निकाल दी। मेरी मदर टंग बिल्कुल टोटल हिंदी है, कोई इशू नहीं है उसमें, कोई दिक्कत नहीं मुझे हिंदी बोलने में। और वो जेनेटिक्स है, मुझे पेरेंटियल मिली है, वो मुझे आगे बढ़ाएगी। लेकिन शादी के बाद, प्रेगनेंसी के बाद मैं विदेश चली जाती हूँ, अमेरिका चली जाती हूँ, और बच्चे के गर्भ संस्कार पूरे अमेरिका ही में हो रहे हैं। और बच्चे का जब जब जन्म होगा, तो उसकी मदर टंग हिंदी नहीं होगी, उसकी मदर टंग अंग्रेजी होगी। क्योंकि जब वो माँ के गर्भ में आया, वहां से उसने क्या सीखा? क्योंकि माँ तो उस दौरान विदेश में थी और विदेश में ही उसका जन्म हुआ।
तो इतनी अच्छी फ्लुएंसी उसकी हिंदी की नहीं होगी जितनी अच्छी फ्लुएंसी भारत के अंदर जन्म लेने वाले बच्चे की होगी। तो बच्चे की सिर्फ जन्मभूमि को लेके हम यहाँ कोरिलेटेड नहीं कर सकते। जन्मभूमि के साथ साथ ये हमारी माँ की टंग है, हमारी मातृभाषा है, इसलिए उसके अंदर वो संस्कार आ जाते हैं। आप 2 साल के 2.5 साल का बच्चा देखो, भारत में पैदा होगा, भारत में भी ऐसे राज्य में जहाँ पैदा होगा जहाँ हिंदी भाषी ज्यादा होंगे, या ऐसे राज्य में जहाँ पैदा होगा जहाँ तमिल भाषी ज्यादा होंगे, कन्नड़ बोलने वाले ज्यादा होंगे, तो जो उसकी मदर टंग होगी, हिंदी को भले हमने मातृभाषा का दर्जा दे दिया, लेकिन जो उसकी मदर टंग होगी भाषा बालक उसी भाषा में अपनी बात को करेगा, उसी भाषा में वो बात को आगे ले जाएगा, उसी भाषा में वो काम करेगा, उसी भाषा में वो सीखेगा, उसी भाषा में वो पढ़ने के लिए प्रयासरत है। अब भाषा का स्वरूप जो था, भोलेनाथ तिवारी जी कहते हैं यहाँ पर कि वो जो भाषा है, जो लेखक, कवि, वक्ता अपने रूप में व्यक्त कर रहा है, जो अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम बना रहा है, वो एक भाषा का स्वरूप है। हमने भाषा की विभिन्न परिभाषाओं का यहाँ अध्ययन किया। कई प्रकार से हमने भाषा को समझा, भारतीय साहित्यकारों के माध्यम से भी और विदेशी साहित्यकारों के माध्यम से। दोनों में ऐसा कोई मूल मौलिक अंतर हमें प्राप्त नहीं हुआ। दोनों ने एक ध्वनि व्यवस्था को कार्य करते हुए तो उसमें भाषा को कुछ ज्यादा अलग डिवीजन नहीं किया गया, अलग भागों में नहीं बांटा गया। भाषा वो एक ध्वनि प्रक्रिया है, एक विचारों का माध्यम है, जो आपके मस्तिष्क में विचार चलते हैं, जो आपकी भावनाओं में विचार चलते हैं, जो फीलिंग्स आपके मन में चलती हैं, उन्हें ध्वनि संकेतों के माध्यम से आप जब होठों से सब, वो कहलाती है हमारी भाषा। अब हम इस विषय में आगे चर्चा करेंगे, तो हमारा अगला विषय निकल के आता है भाषा की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। अभी मैं सिर्फ डेफिनेशंस को पढ़ी। तो भाषा की प्रकृति पर, भाषा की प्रवृत्तियों पर कई विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे हैं कि भाषा क्या है, भाषा किस प्रकार से काम करती है, भाषा कैसे काम करती है। तो हमारे बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा डेस्कटॉप पर डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी ने भाषा की प्रवृत्ति पर अपने संकेत प्रस्तुत किए हैं, जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगी। भाषा सर्वोत्तम ज्योति है। भाषा ही मानव हृदय के अंधकारों को दूर करने के कारण सर्वोत्तम ज्योति कही जाती है, क्योंकि इसी ज्योति में मानवीय क्रिया, व्यापार संचालित होते हैं। यदि भाषा ना हो तो मानव की क्या दशा होगी, यह विचार करते ही भय लगता है। आचार्य भर्तृहरि ने स्वीकार किया है कि भाषा ज्ञान को प्रकाशित करती है। उसके बिना सविकल्प नाम रूपादि युगत नाम संवन है। मतलब अगर भाषा नहीं है तो ये विकल्प नहीं है, कोई रूपादि गुण नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई विधि नहीं है, कोई प्रकाश नहीं है, हर संसार प्रकाशहीन हो गया। आचार्य दंडी ने भी काव्य दर्शन में स्वीकार किया है कि यदि शब्द रूपी ज्योति संसार में ना जलती तो संसार में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा रहता। यदि शब्द ही ना हो इंसान के पास, अभिव्यक्ति का माध्यम ही ना हो, तो मनुष्य क्या करेगा, कैसे जीवन यापन करेगा। सब बैठे गूंगे बहरों की तरह, शांत,
चुपचाप, किसी को किसी से कुछ नहीं बोलना है, किसी को किसी से कुछ नहीं कहना। अच्छा, मेरी ऐसे देख के आप लोगों को लग रहा होगा मैम क्यों हंस रही है। मुझे अचानक फिर एक एग्जाम्पल याद आ गया। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार का है कि हम सब साथ में बैठते हैं। जब परिवार को ले लो, ऑफिस को मत लो, परिवार को ले लो। परिवार में जब हम सब साथ में बैठते हैं, साथ में कब बैठते हैं, कभी कभी भाई कोई शादी है या कुछ सुख है या कोई दुख है, किसी ना किसी एक प्रोग्राम में हम सब साथ में बैठते हैं, पूरा परिवार, माता पिता, भाई बहन, जीजा जी लोग, बुआ जी लोग, फूफा जी लोग, मामा जी लोग, ताऊ जी लोग, चाचा जी लोग। अब वहां जो है ना, कहते हैं अगर कोई शादी का प्रोग्राम हो रहा है ना, तो सबसे ज्यादा मुंह फुला के जानते हैं कौन घूमता है? फूफा जी। क्यों घूमते हैं फूफा जी मुंह फुला के? मेरी तो शादी में कोई सुनवाई नहीं है, मेरी तो यहाँ कोई बात ही नहीं हो रही है। अब मेरी शादी में जब सुनवाई नहीं होगी, भाई जब से उनका खुद का दामाद आया है, तब से मेरी शादी में सुनवाई बंद हो गई है। नहीं तो एक समय तो जब पापा जी हुआ करते थे, तब जिया जी की ही सुनवाई होती थी। अब तो ना बुआ की सुनवाई है ना फूफा जी की सुनवाई। अब इस परिस्थिति में अगर शादी का माहौल है और परिवार में चार फूफा ऐसे मिल जाए, चार बुआ जी ऐसे मिल जाए, जैसे भाषा को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पारिवारिक घटनाओं को नहीं ले रही, क्योंकि आपने अभी पुराने जितने भी राइटर्स को पढ़ा है, इसमें हर राइटर ने आपसे ये कहा है कि विचार अभिव्यक्ति, समाज, व्यक्ति, परिवार आपस में मिलने जुलने का एक माध्यम भाषा ही तो है। मैं उसी के बारे में डिस्कशन कर रही हूँ। चार फूफा जी आए शादी में, चारों मुंह फुलाए बैठे हैं कुर्सी पे, खाना बनाने वाला खाना बना रहा है। अब फूफा जी का काम होता है मोस्टली खाना देखने का, ज्यादातर वो खाने का स्टॉल देखते हैं कि सारी व्यवस्थाएं चौकस है या नहीं। अब फूफा जी खाना देख रहे हैं, फूफा जी देख रहे हैं खाने में, बोल भी नहीं पा रहे, गुस्सा है भाई, बोला और साले साहब अभी गुस्सा हो गए तो, या मैंने कुछ बोला, पापा जी गुस्सा हो गए तो, नहीं नहीं बोला, मुझे नहीं। अब उसके बाद शाम का समय आता है, खाने के बाद सब पूरा परिवार बैठा है, चारों फूफा ऐसे बैठे हैं। फूफा जी गुस्सा, बुआ जी कैसे बोले, बुआ जी भी गुस्सा, मेरे पति की कोई इज्जत नहीं है, मेरे पति का कोई अस्तित्व नहीं है, मुझे भी किसी से बात नहीं करनी। अब 22 लोगों के परिवार में 8 बैठ गए मुंह बंद करके, फूफा जी चारों, बुआ जी चारों, बचे कितने लोग, बाकी के लोग। अब फूफा जी के बच्चों को भी लगा जब मेरे मम्मी पापा की इज्जत नहीं है तो मैं भी नहीं बोलूंगा किसी से, मैं भी कोई बात नहीं करूंगा। दो दो बच्चे उनके भी बैठ गए भाई मुंह बंद करके। तो 16 22 लोगों के परिवार में 16 लोग बैठ गए ऐसे, एक दूसरे का मुंह देख। अब बात कौन शुरू करे? 6 लोग बचे हैं। अब 6 लोग 22 लोगों के परिवार में, 8 तो निकल गए ना, 8, 4 बुआ निकल गई, 4 बुआ जी निकल गए, 8 निकल गए। दो 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 सबके बच्चे थे चारों के, 8 वो निकल गए, 16 लोग। 16 लोग बिल्कुल ऐसे मुंह बनाए बैठे, अब बचे 6 लोग। अब उन 6 लोगों में डर ये है कि बात कैसे शुरू की जाए, कहाँ से शुरुआत की जाए। उसमें से दो भाभियां जो थी वो बुआ जी के पक्ष में थी, सही कह रही है, मेरी भी तो कोई इज्जत नहीं है जैसी बुआ जी की नहीं है। तो भाई सब दो भाभियां भी उनके फेवर में बैठ गई ऐसे मुंह बंद करके, दो भाभियों के दो बच्चे बैठ गए ऐसे मुंह बंद करके, अब बच्चे 2 लोग। अब माहौल है हंसी खुशी का, शादी का, सब लोग बैठे एंजॉय कर रहे हैं। उसमें से 20 लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे से बात भी करना पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि उनके घर में चलती नहीं हो रही। अब बचे 2 लोग। अब दोनों लोग में एक तो दूल्हा था एक दुल्हन थी, एक दूल्हा था वहां पर, एक दुल्हन थी। तो भाई दुल्हन तो वैसे ही पराये घर से आई है, डरी हुई है, तो वो तो मुंह बंद किए बैठी रहेगी ना, वो तो वैसे ही नहीं बोलेगी। उसे क्या पता किसकी गुस्सा है, क्या है कैसा नहीं है, बच्चा सिंगल आदमी, वो था पति या वो था दूल्हा। आप मुझे बताइए आप कि 22 लोगों के सदस्यों के परिवार में 21 20 लोग तो मुंह फुलाए बैठे हैं।
एक बेचारी दहशत में बैठी है लेकिन भाषा को नहीं बोल पा रही। अब एक अकेला आदमी क्या भाषा का उपयोग करेगा? तो यहाँ उन्होंने कहा है कल्क देवी द्विवेदी जी ने, भाषा वो सर्वोत्तम ज्योति है, अगर वो है तो ज्योति जलेगी। तो दूल्हे साहब को लगा भाई ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे मजा नहीं आया। 21 लोग मुंह बनाए बैठे, 21 लोग बिल्कुल शांत बैठे, ऐसे कैसे काम चलेगा। दूल्हे महाराज ने बुआ जी से कहा, फूफा जी से कहा, अरे फूफा जी जो आपने बूंदी बनवाई थी ना बहुत टेस्टी थी। फूफा जी खुश। अरे मैं तो पहले ही कह रहा था कि भंडारे का काम मैं करूंगा। किसी ने सुनी कहाँ है मेरी। शब्द निकले, शब्द निकले तो फीलिंग्स निकली, फीलिंग निकली मतलब भावनाएं निकली, उनका दुख निकला, उनकी वेदना निकली कि वो चाहते थे कि शादी की पूरी तैयारी मैं करूं, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं था, कोई किसी से कहने वाला नहीं था कैसे काम होता है। दूसरे फूफा जी से कहा, फूफा जी आपने जो टेंट की व्यवस्था की मजाल है कि कोई कर सकता है। फूफा जी खुश। मैं तो पहले ही कह रहा था मैं तो इसमें माहिर हूँ, इस काम को करने में मेरा तो कोई जवाब नहीं है, इस काम को मैं बहुत अच्छे तरीके से करता था। जैसे बड़े फूफा जी और छोटे फूफा जी ने बोलना शुरू किया, दोनों की बीवियों ने बोलना शुरू किया, दोनों भूया जी ने बोलना शुरू कर दिया, हाँ दीदी मेरे तो दिमाग में नहीं रहा, जी अजी इस काम को ऐसे नहीं बहुत अच्छे से कर सकते। शब्द कहाँ से निकले? किसी एक की चुप्पी तोड़ने से। और वो 22वां भी सदस्य अगर चुप्पी बांध के बैठा होता तो क्या भाषा का उद्भव होता, क्या भाषा निकलती, क्या लोग फीलिंग समझते। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 8 में जब बात करना शुरू की, 8 से 22 तक ने सबने बात करना शुरू कर दी। बहू रानी ने भी लास्ट में कह दिया आराम से, बिल्कुल सही कहा, बिना बुआ जी फूफा जी की तो ये शादी संभव नहीं थी। मेरा तो भाभीियों के बिना जीवन यापन करना मुश्किल है। सब खुश। तो भाषा ने क्या किया? भाषा ने वहां क्या नई चीज डाली? भाषा ने डाला वहां व्यवहार, भाषा ने डाली वहां ज्योति जो प्रज्वलित कर रही है, जो विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, जो विचारों को एक दूसरे से विनिमय कराने का काम कर रही है। उस ज्योति को प्रेषित किया भाषा ने। उस बात को भ्राता जी ने स्वीकार किया कि बिना भाषा ज्ञान को प्रकाशित नहीं कर सकती। आपके अंदर कितनी अटूट ज्ञान भरा पड़ा है, कितनी चीजें आपके अंदर है, लेकिन जब तक भाषा नहीं है, जब तक ज्ञान का होना पॉसिबल नहीं, संभव नहीं। अब भाषा में मैं हिंदी पढ़ाई जरूरत थोड़ी कि मैं हिंदी के सारे वर्ड बोलूं, बहुत सारे शब्द मेरे अंग्रेजी भाषा के निकल रहे हैं। तो भाषा एक एक्सप्लेन करने का तरीका है, भाषा एक समझाने का तरीका है। भाषा के माध्यम से हम बहुत कुछ सीखते हैं। इस संसार में आने से लेके मृत्यु तक की जो क्रियाएं होती हैं वो सिर्फ भाषा के माध्यम से होती है। एक बड़ा अच्छा गाना फिर से याद आ रहा है मुझे यहाँ पर, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, हाय तमाशा लकड़ी का, हाय विधाता तूने भी क्या भाग्य लिखा है लकड़ी का। जब जन्म लिया ना आपने तो पालने में डाला गया, पालना किसका था? लकड़ी का था। जब जीवन जिया आपने तो खाट पे सुलाया गया, खाट किसकी थी? लकड़ी की। और जब मृत्यु को प्राप्त हुए तो किसमें दाह संस्कार किया गया? लकड़ी की चिता बनाकर आपका दाह संस्कार किया गया। दाह संस्कार में वो चिता किस चीज की थी? लकड़ी की। तो भाषा भी उस लकड़ी के समान है ना, मेरा चलने वाली प्रक्रिया है, कहीं नहीं रुकेगी ये प्रक्रिया। जितना आप उसमें मॉडिफिकेशन करोगे, जितना आप इम्प्रूवमेंट करोगे, जितना आप उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करोगे, भाषा उतनी आगे जाएगी, उतनी वैरायटीज में जाएगी, उतनी खोज करके जाएगी। अब आप लोगों को लग रहा होगा मैडम प्रयोजनमूलक हिंदी में ये क्या भाषा 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 लिख के बैठ गए। प्रयोजनमूलक हिंदी को बनाने में ही भाषा का काम है। टेक्नोलॉजी नहीं आई होती, तकनीकी नहीं आई होती, अंग्रेजी नहीं आई होती तो हिंदी में प्रयोजनमूलक की आवश्यकता क्या थी? जरूरत तो वहीं से पड़ी ना हमें भाषा की, कि हमने भाषा कहाँ से ली, कैसे ली भाषा? भाषा हमने वहीं से, इसीलिए हमें प्रयोजनमूलक की जरूरत पड़ी। अब भाषा समाज को एक सूत्र में बांधती है, बस समन्वय सूत्र है।
जो समाज को एक सूत्र में पिरोता है। एक भाषाभाषी परस्पर एकात्मकता की अनुमति करते हैं। जब दोनों की भाषा सेम हो ना, तब देखो मजा कितना आता है। फिर कहोगे आप मैडम फिर एक एग्जाम्पल दीजिए। चलिए इस एग्जाम्पल को भी हम बड़े अच्छे से आपको डिफाइन करते हैं। बेसिकली मैं बुंदेलखंड की रहने वाली, उत्तर प्रदेश में यहाँ हूँ, खड़ी बोली बोलती हूँ। यहाँ की जो भाषा थी यहाँ की भाषा सीख गए, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बुंदेलखंड से। तो हम कभी जब आपस में बात करते हैं ना, तो हम बुंदेलखंड में ही बात करते हैं। जो हमारी भाषा है, जो हमारी बोली है, बुंदेलखंडी। अब इसमें संपर्क सूत्र की बात यहाँ इन्होंने कहा, समन्वय सूत्र की, तो वो एक दूसरे को बांधी कैसे रखती है भाषा, उस पर मैं बताना चाह रही हूँ कि हमने बुंदेलखंडी में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वही कहा जा रहा है, तेरे गोड़े ना दुख रहे, तेरे गोड़े में का होगो, दर्द कैसे होगो, पेट में दर्द का हो रहा, इताए से उताए काहे नहीं जात तुम, उते से इते काहे नहीं आ रहे तुम, सुनत काहे नहीं हो हमारी। अब इस तरीके की लैंग्वेज जब हम दोनों बैठते हैं तो बात करते हैं। अब जब बात की जा रही है तो भाषा का स्वरूप उसमें एडवांस हो रहा है। तो हमारा बात करने का तरीका हमारे हिसाब से होता है कि हम कैसे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। अब वो, लेकिन वो बात करने में जब तीसरा आदमी वहां बैठा हो ना, वो कैसे फील करता है, यार पता नहीं लड़ रहे हैं, यार पता नहीं मेरे खिलाफ वार्तालाप चल रही है कोई ना। तो कई मुद्दे होते हैं जब भाषा को हम एक सूत्र में बांधने की बात करते हैं, तो वो किस माध्यम से एक सूत्र में बनती है, कैसे वो आगे बढ़ती है, विश्व मानव को एक सूत्र में समन्वित कर देती है। ऋग्वेद में भाषा को राष्ट्र सर्वसम्मति की भाषा कहा गया है, जिसका अर्थ है राष्ट्र का निर्माण करने वाली। जो भाषा एक राष्ट्र का निर्माण करती है वो भाषा कही जाती है। भाषा राष्ट्र निर्मात्री और संबंध करने वाली भाषा है। भाषा सर्वशक्ति संपन्न है। भाषा विश्व की सबसे महान शक्ति संपन्न वस्तु है। भाषा नहीं है तो क्या देश का मतलब। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब हिंदी में अपना भाषण देते हैं, तो एक व्यक्ति मंत्र मुग्ध होकर सुनता है। क्यों, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, वो हमें समझ में आ रही है, वो कैसे काम कर रही है। तो पूरी शक्ति को, महान शक्ति को एक श्रेय रूप में बांधने का काम करने वाली भाषा होती है। भाषा विश्व की रचना का श्रेय दिया गया है। भाषा को विश्व की रचना का एक श्रेय दिया गया है कि विश्व की रचना करने में भाषा की अहम भूमिका है। अब आप कहोगे विश्व की रचना करने में भाषा की भूमिका कैसे होगी। मेरे हिसाब से तो विश्व की रचना करने में मनुष्यों की भूमिका है। जन्म नहीं होगा तो क्या करेगा भाई साहब। जन्म के साथ साथ, मानवीय जन्म के साथ साथ उस मानव के पास जन्म देने की कला भी तो होनी चाहिए। अब वो कला कहाँ से आएगी, भाषा के माध्यम से आएगी। वो कहाँ से आएगी आपके अंदर की कला, भाषा के माध्यम से। जब भाषा के माध्यम से वो कला आएगी तब इस सृष्टि का निर्माण होगा, इस सृष्टि की संरचना होगी। इस सृष्टि की संरचना करने के लिए, ठीक है, आप या आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, आना भी चाहिए, ऐसा नहीं आना चाहिए। जब आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो प्रश्न ना आए मतलब आपने कुछ नहीं समझा। एक प्रश्न आपके दिमाग में कौन देना चाहिए। प्रश्न ये है कि आदिमानव जिस समय थे, कि उस समय भी भाषा का उद्भव विकास था। अभी मैंने सबसे शुरू में आपको बताया था, भाषा सबके पास है। जानवरों के पास क्या भाषा नहीं, कुत्ते बिल्ली सब भाषा बोलते हैं, तोता मैना चिड़िया सब अपनी अपनी भाषा बोलते हैं। उनके जो सांकेतिक भाषा का स्वरूप है उसके माध्यम से वो लोग अपने काम को करते हैं उस भाषा के रूप में। लेकिन मनुष्य के पास जो भाषा है उसकी वो अभिव्यक्ति करता है। तो आपके मन में प्रश्न आया कि जब आदिमानव काल था उस समय पे भाषा का क्या अस्तित्व था। उस समय भाषा नहीं थी, क्यों नहीं थी। आदिमानव ने सिखाया हमें, पत्थर से पत्थर टकराएगा तो आग बनेगी।
आदि मानव ने सिखाया कि शरीर के ऊपर नग्न अवस्था में ना घूमते हुए वस्त्र धारण करना चाहिए। वस्त्र कैसे धारण होना चाहिए? भले वो पत्तों वाले वस्त्र धारण करता है, लेकिन वस्त्र धारण थे। अगर वो नग्न घूमता तो कोई भी जीव जंतु उसे खा जाता। तो वो मनुष्य जो था वो जीव जंतुओं से अलग था ना। वो जीव जंतुओं से अलग था, इसलिए उसने भाषा का निर्माण अलग से किया, उसने अभिव्यक्ति दी। ला 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 झिंगा लाला वाली भाषा का प्रयोग किया। तो आप समझे कि वो झिंगा लाला क्या था? वो झिंगा लाला तो भाषा का स्वरूप था। और कहाँ से भाषा आई बन के आपकी? वही भाषा का माध्यम था, वही भाषा का स्वरूप था। फिर हम यहाँ बात करते हैं, भाषा सर्वव्यापक है। मानव के प्रत्येक कार्य भाषा द्वारा संचालित होते हैं। व्यक्ति व्यक्ति समान था, व्यक्ति रूप, सभी स्थितियों में मानव का आधार भाषा ही है। मानव का आंतरिक और बाह्य कार्य, चिंतन, अभिमंजन, वैयक्तिक और सामाजिक कार्यों के लिए भाषा की सहायता ली जाती है। ज्ञान, विज्ञान, धर्म, दर्शन, आचार, विचार आदि का आधार भाषा है। आचार्य भर्तृहरि ने सभी लौकिक कार्यों का आधार भाषा को माना है। अब हम बात करते हैं धर्म और दर्शन की। धर्म और दर्शन में भाषा कहाँ तक सहयोगी है? धर्म और दर्शन में भाषा का जो स्वरूप है वो क्या है? वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, पूरी की पूरी रामायण लिखी। अच्छा सुनो, एक बात और इसमें हम इसमें ऐड ऑन कर सकते, जोड़ सकते हैं बेटा, कि धर्म जो था, अगर शास्त्रों पे लिखा गया था या शिलाओं पे लिखा गया था, जिसे शिलालेखी भाषा भी कहा जाता है, या प्राकृत अपभ्रंश भाषा में लिखा गया था, या स्टोर करने के लिए, संग्रहित करने के लिए उसका यूज किया गया था, उसका प्रयोग किया गया था, तो वो जो भाषा थी वो कहीं ना कहीं से सर्वसंपन्न होकर आई थी। बस अपने विचारों को रखने का एक माध्यम था। हम काम करते हैं, कार्य को आगे बढ़ाते हैं, कार्य हमारा निरंतर चलता रहता है, काम निरंतर चलता रहता है, हम उस भाषा में उसको प्रयोग करते रहते हैं। उसी प्रकार की भाषा है। भर्तृहरि जी कहते हैं भाषा के बिना इस संसार में रहना मुश्किल है। सीताराम चतुर्वेदी जी कहते हैं कि अगर भाषा नहीं होती तो ये समस्त संसार गूंगे और बहरों एक विराट वस्तु बन जाता। हर कोई बोलने वाला नहीं था। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी चीज, अगर भाषा नहीं होती तो ये ध्वनि भी नहीं होती। ध्वनि नहीं होती तो कोई साउंड भी नहीं होता। जब साउंड की आवाज नहीं होती तो टेक्नोलॉजी कहाँ से आ जाती? आप देखिए भाषा का स्वरूप देखिए कितना विस्तृत है, कि ट्रेन चलती है, ट्रेन की एक अलग आवाज निकलती है, सटा फटा खटर 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 खटर। अच्छा, वो ट्रेन जब घने जंगलों में जाती है तब वो कैसी आवाज निकालती है? और वही ट्रेन अगर इलाहाबाद में संगम के ऊपर से निकालती है तो कैसी आवाज करती है? खट 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 खट। समझ में आ जाता है कि ट्रेन किसी जली जगह के ऊपर से निकल रही है, किसी जल के ऊपर से निकल रही है, ट्रेन किसी जंगल में निकल रही है, ट्रेन किसी सुनसान जगह पे निकल रही है, तो ट्रेन का चलना एक जायज हो जाता है। वो आवाज कहाँ से आई? वो ध्वनि कहाँ से बनी? वो साउंड कहाँ से आया? हम एरोप्लेन की बात करते हैं। जब एरोप्लेन लैंड होता है ना, तो जब जो ऊपर आसमान में उड़ रहा है, उस समय की एक हल्की सी साउंड आपके कानों को सुनाई ना देने वाली है। आपको कुछ भी सुनाई नहीं देता वहां पर। समझ में ही नहीं आता क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या सुन रही हूँ। एकदम ऐसा लगता है जैसे ऑक्सीजन की कमी हो रही हो, कानों में सुनाई नहीं दे रहा है। और जब वो धीरे 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 नीचे की ओर आता है, तब आपके दिमाग में चलता है कि हाँ कुछ सुनाई दे रहा है। और जब वो लैंड होता है, रनवे पे आता है, तो एक अलग आवाज करता है। तो ये ध्वनि कहाँ से है? ये ध्वनि ही तो भाषा का स्वरूप थी ना। स्वरूप क्या थी? ये भाषा को बढ़ाने का एक माध्यम थी, कि भाषा को कैसे बढ़ाया जाए, भाषा को कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए। इस ध्वनि के माध्यम से साइकिल चलने की आवाज आपको समझ में आ जाती है। साइकिल की जो चेन की आवाज आती है, गोल 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 गोल, एक अलग आ जाती। अच्छा, बाइक पे आ जाए,
माइक में एक साधारण माइक आपके हाथ में तो उसकी एक अलग आवाज आएगी, ठुर ठुर ठुर। लेकिन वही आवाज बुलेट की हो तो भाई साहब ऐसा लगता है कान बंद कर, लगता है कि नहीं लगता हम कि हम कान बंद कर। तो ये आवाज है, ये आवाज कहाँ से, ये ध्वनि कहाँ से? यही तो भाषा का माध्यम थी ना, इसी के माध्यम से आई है, इसी के माध्यम से आगे बढ़ी। तो भाषा को जो बढ़ने का तरीका मिला, भाषा को जो सीखने का मौका मिला, भाषा को जो इम्प्रूव करने का मौका मिला, जो हमें अपने विचारों को लिखने का मौका मिला, वो सब भाषा के माध्यम से है। हर चीज। आज आप, मैं तो नहीं कर पाऊंगी शायद, अब भाई टीचर हूं तो भाई टीचर जैसे ही कर पाऊंगी मैं तो। लोग आवाज निकालते, वॉइस निकालते हैं, किसी की भी वॉइस निकलवा लो, तोते की वॉइस निकलवा लो लोगों से। मैं फिर आपको लगेगा कि मैं वैसी बात कर रही। मैं वैसे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगी। अभी मैं एक रियलिटी शो देख रही थी टीवी पर, कुछ समय पहले आ रहा था, इंडियन आइडल करके। एक लड़का वहां सिंगिंग करने आया। अब लड़का सिंगिंग करने आया तो उसकी जो आवाज थी वो 3 वैरायटीज में थी। उसकी खुद का गला, उसके गले की आवाज 3 वैरायटीज में थी। पहली वैरायटी थी उसकी आवाज की, लड़की की आवाज। दूसरी वैरायटी थी उसकी आवाज की, लड़के की आवाज। और तीसरी आवाज थी उसी की वैरायटीज, किसी छोटे बच्चे की आवाज। छोटा बच्चा वॉइस में, मेल में, वो गाना गा रहा है। अब जब उसने गाना गाना शुरू किया, एकदम मंत्रमुग्ध हम सब देख रहे थे उसको। उसने जब गाना गाना शुरू किया तो पहली आवाज उसने लड़की की निकाली। आई थिंक इस टीवी सीरियल्स में मैं देख रही थी, नेहा कक्कड़ जी थी। नेहा कक्कड़ जी शॉकिंग, वो वाला गाना उसने गाया, मिले हो तुम हमको बड़े रसीलों से। लड़की की आवाज में जब उसने गाना गाया ना, तो सब शॉक्ड थे। सबको लगा कि ये तो लड़की की आवाज में गा रहा है, मतलब इसकी आवाज जो है ना दबी हुई लड़कियों जैसी है। लेकिन जब उसमें दूसरा अंतरा आया, वो लड़के की आवाज का अंतरा था। उसने उस गाने को लड़के की आवाज में गाया, और तीसरा अंतरा उसने उस गाने में बच्चे की आवाज में गाया। तो मैं क्या, पूरा ऑडियो, पूरा सेक्टर, पूरा सब जितना चल रहा था उस मंच पर, प्रोग्राम देख रहे थे, ऑडियंस भी जो देख रही थी। ऑडियंस तो भाई कहाँ तक देखती, वही डेस्कटॉप पे चारों तरफ देखने लगी टीवी के, कि यार किसी और की तो नहीं है, किसी और की तो नहीं है। नेहा कक्कड़ भी एकदम कंफ्यूज अंदर से, विशाल ददलानी जी कंफ्यूज अंदर से, कि यार ये लड़का खड़ा है मेरे सामने और ये गाना गा रहा है, लेकिन आवाज किसकी, समझ में नहीं आ रही किसकी आवाज है। नेहा कक्कड़ जी इधर देख रही, उधर देख रही, ऊपर देख रही, पीछे देख रही, चारों तरफ देख रही, लेकिन कहीं किसी की आवाज नहीं थी, वो उस लड़के की आवाज थी। तो ये कला है आपके अंदर, तो ये कला भाषा से तो आई। अगर आपके पास भाषा ही नहीं होती, सीखने की गुंजाइश ही नहीं होती, सीखने का सलीका ही नहीं होता, तरीका ही नहीं होता, तो इस कला को कैसे डेवलप करते हैं? एक से एक टैलेंट शो देखते हैं हम। आप भी देखते होंगे, देखेंगे, नहीं देखते हैं तो देखना चाहिए, नॉलेज बढ़ती है, भाषा का इम्प्रूवमेंट होता है। अच्छा, फिर हम दूसरी चीज एक और इस पे बात कर सकते हैं यहाँ पर। जैसा कि भर्तृहरि जी ने कहा कि लौकिक कार्यों का आधार ही भाषा मानी जाती है। लौकिक कार्य, आप सुबह उठने से लेकर रात सोने तक कई प्रकार के कार्य करते हो, कई प्रकार के कार्य करते हो। उनके बोलने का तरीका होता है। अब बोलने का तरीका होता है तो भाषा कैसे इम्प्रूव करती है? भाषा जब भाषा बन के आई ना, तो इसे बोलियों की आवश्यकता पड़ी। मैंने अभी कहा ना कि मैं मेरे हस्बैंड दोनों बुंदेलखंडी में बात करते हैं, वो बोली है। बुंदेली कन्नौजी एक बोली है, वो भाषा नहीं है, भाषा हिंदी है। वो पश्चिमी हिंदी से निकल के आई है, बुंदेली कन्नौजी भाषा बोली है। 18 बोलियां भारत के अंदर जो बोली जाती हैं, उनमें से एक बोली है बुंदेली, जो मैं बोलती हूँ, बुंदेलखंडी। अब ये भाषा कैसे आई? ये कहाँ से कहाँ इसका अस्तित्व चला, किस रूप में भाषा चली? तो भारत में 3 आर्य भाषाएं, एक थी प्राचीन कालीन आर्य भाषा, दूसरी थी मध्यकालीन आर्य भाषा, और तीसरी थी आधुनिक कालीन आर्य भाषा। तो प्राचीन कालीन आर्य भाषा जो थी, उसमें 2 भाषाएं थी। भाषा की बात कर रही हूँ, अभी मैं बोलियों पे नहीं आई, सिर्फ भाषा की बात चल रही है। मैं उसके बाद बोलियों पे भी आऊंगी। 2 थी, एक वैदिक संस्कृत, एक थी लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत क्या होती है? जिस भाषा का प्रयोग वेदों में करा गया। वेद
कौन कौन से वेद? ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद। वेदों में जिस भाषा का प्रयोग किया गया वो वैदिक भाषा थी। अब दूसरी थी लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत क्या थी? तो आपने देखा होगा, रामायण आपने सुनी है, वो कन्वर्शन है, वो कन्वर्ट है। आज रामायण जो बनी है रामानुज सागर जी की, अरुण गोविल जी इसमें राम का रोल अदा कर रहे हैं, दीपिका जी जिसमें मैया सीता बनी हुई है, उस रामायण को करीब करीब 22 भाषाओं में बदला गया है। क्यों बदला गया? वो तो भारत में ही फेमस थी ना। भारत की तो राष्ट्रभाषा हिंदी थी, फिर क्या जरूरत थी? नहीं, जो लोकल लैंग्वेज होती है वो होती है बोलियां। जो आपकी लोकल लैंग्वेज होती है वो होती है बोलियां। अब लोकल लैंग्वेज क्या होती है? महाराष्ट्र की तरफ आप जाइए, टोटल मराठी बोलते हैं, सभी लोग मराठी बोलते हैं वहां पर। तो मराठी वहां की बोली है। अब पूरी की पूरी रामायण का जो कन्वर्शन हुआ वो मराठी में हुआ। मैं भी मुंबई गई थी, मैंने देखा, रामायण देख रही थी, मराठी भाषा में आ रही थी। वही अरुण गोविल जी थे, वही दीपिका जी थी, लेकिन भाषा मराठी चल रही थी। तो क्या वो रामायण बनी थी वो हिंदी में बनी थी कि मराठी में बनी थी? अगर मराठी में बनी थी तो हमारे सामने हिंदी में क्यों रिप्रेजेंट करेगी? और हिंदी में बनी थी तो उनके सामने क्यों मराठी में? जो भाषा का जो नीचे वाला तबका होता है वो कहलाती है बोली। उस बोली के कारण ये भाषा का उद्भव और विकास होता है, ये बढ़ती है, ये आगे बढ़ती है। मराठी में बन गई, फिर तमिल में बन गई, तमिल के बाद कन्नड़ में भी बनी। ये पूरी रामायण कन्नड़ में लिखी गई, पूरी की पूरी रामायण आपको सीन वही चलेंगे, श्री राम जी आपके वहीं रहेंगे, सीता मैया आपकी वहीं रहेंगी, लेकिन रहेगा कंटेंट क्या? बोली वाला, कन्नड़ का। तो भ्रतर जी ने जब ये कहा कि लौकिक कार्यों का आधार भी भाषा है, तब हमें लगा कि भाषा सीमित नहीं है, भाषा असीमित है। इसे बांटो, इसे कई वैरायटीज में बांटो। आज हम बोलते हैं वो बुंदेली है। आज मैं यहाँ नौकरी कर रही हूँ, यहाँ खड़ी बोली का प्रचलन है, मजबूरी है, खड़ी बोली में मुझे बात करनी पड़ती है आपसे। बाकी मुझे जो मेरे दिल का एहसास होता है वो बुंदेलखंडी में होता है, अपनत्व झलकता है। तो जो अपनत्वपन की जो भाषा थी वो बोली के रूप में उभर कर आई, जिसमें जिसमें अपनत्वपन झलका वो बोली झलका। इसका एक एग्जाम्पल मैं यहाँ आपके बीच में शेयर करना चाहती हूँ। मैं बच्चों को मोस्टली बताती हूँ एग्जाम्पल, कि क्लास में लेक्चर चल रहा है, ठीक है, चल नहीं रहा है, शुरू होने वाला, चल नहीं रहा है, शुरू होने वाला है लेक्चर। मैं क्लास के अंदर गई, मोस्टली आजकल की जनरेशन भी, हम लोग भी करते थे हालांकि ये तो, कि लंच के बाद अगर लेक्चर हो तो बड़ा टिपिकल होता है लेक्चर में जाने में। अगर लंच के बाद आपका लेक्चर हो ना, तो बहुत सारी समस्याओं को लेते हुए आप क्लास में पढ़ाने जाती हैं। क्लास के अंदर मैं जाती हूँ, तो लंच के बाद क्या होती है ना स्थिति, कुछ बच्चे लंच करके टिफिन बंद करके बैठ चुके होते हैं, पूरे प्रिपेयर होके कि मुझे पढ़ना है, पढ़ने के मूड। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, एक पराठा का बाइट बचा है अभी, इसको छोड़ के जल्दी टीचर आएगा, उसके बाद टैक्स में से आराम से निकालेंगे फिर खाएंगे, तब मजा आएगा। भाषा और बोली के बारे में बता रही हूँ मैं, सिर्फ आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे हम इसमें डिफाइन करेंगे, कैसे इसको परिभाषित करेंगे, कैसे इनका अर्थ निकाल के लाएंगे। तो मैं क्लास के अंदर जाऊंगी, तो जिन बच्चों ने तो सब पैक कर लिया उनका तो कोई इश्यू नहीं है, जिन्हें टेबल के अंदर छिपा के रखा है, और अचानक गलती से मेरे मुंह से निकल गया, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है आलू के पराठे की, तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनेगी? किसका लंच बॉक्स खुला है क्लास में? मुझे पता भी चल गया कि अदिति का लंच बॉक्स क्लास के अंदर खुला है, तो अदिति की वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनेगी मेरे लिए? अदिति मुझसे यही कहेगी, मैम प्लीज आप भी लेंगे क्या? बताइए, और क्या कहेगी वो लड़की मुझसे? मैम प्लीज आप भी लेंगे क्या? मेरा जवाब होगा, नहीं बेटा, एंजॉय करो, लेकिन अभी क्लास शुरू हो गई है, लेक्चर स्टार्ट हो गया है, टिफिन बंद करो उसके बाद अच्छा, अब मैं सिचुएशन चेंज कर रही हूँ इस भाषा को लेकर। अब लंच टाइम खत्म हो गया, मेरा लेक्चर है, मैं लेक्चर में नहीं गई। अदिति की कोई फ्रेंड क्लास के अंदर एंटर की, दूसरी क्लास की, उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी, और अदिति का सैम वो लंच बॉक्स खुला हुआ है सामने, और वो पराठा खा रही है। अब अदिति उस फ्रेंड से क्या कहेगी?
बताइए। अदिति उस फ्रेंड से क्या कही? उसकी क्या लैंग्वेज होना, क्या बोली होना चाहिए उसकी? जो मेरे प्रति थी वो मैंने आपको बता दी। अब उसकी सहेली अगर क्लास के अंदर घूम रही है या आई है, सडनली आई है, उसका लंच बॉक्स शेयर कर रही है, वो अपना खा रही है, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? भाषा को वो कैसे डेवलप करेगी, कैसे बताएगी? तो वो वहां ये करेगी, यार खाएगी क्या, चला जा बैठ जा, मम्मी ने 2 पराठे रखे थे, एक तेरा एक मेरा। या फिर क्या परिस्थिति होगी उसके साथ? भाषा कैसे बदली? इंसान बदला है, इंसान बदलते ही भाषा का स्वरूप बदल गया। पहले क्लास में टीचर गई थी, टीचर ने पूछा खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। बच्चे को कहना पड़ा कि मैम प्लीज आप लेंगी, शेयर करेंगी क्या? एटलीस्ट आधा बाइट ही ले लीजिए, लेकिन ले लीजिए। और मेरी जगह सिचुएशन चेंज हुई, उसकी फ्रेंड्स आ गई और उसकी सहेली आई, तो उसने क्या किया, लेगी यार, मम्मी ने 2 बना के रखी थी, एक तू खा ले एक मैं खा लेती हूँ। अगर उसने सपोज करो नहीं किया अप्रोच, नहीं पूछा, तो उसकी दोस्त क्या करेगी? आपकी दोस्त होती तो वो क्या करती? डेफिनेटली वही कर, बिल्कुल वही करती जो आपके दिमाग में चल रहा है। क्या करती यार, बहुत तेज वाली भूख लगी, चले घर दे टिफिन, बैठ गई खाने के लिए, कहाँ से आई बड़ी, इधर दे टिफिन मुझे, मुझे खाना है इसमें से। और वो हक से खाती, बिल्कुल खाती, क्यों नहीं खाती हक से? तो जो उसने मुझसे बोला और जो उसने अपनी फ्रेंड से बोला, ये थी उसकी बोली, ये भाषा नहीं थी, ये थी उसकी बोली। उसने मुझसे खड़ी वाली में बात की कि टीचर्स है, मैं सम्मान के साथ इनसे पूछना चाहिए। लेकिन अपनी फ्रेंड से उसने कैसे बात की? सम्मान उसके प्रति भी था, सम्मान की कोई कमी नहीं थी। सम्मान की कमी होती तो कोई शेयर नहीं करता है अपना खाना। रिस्पेक्ट था, लेकिन प्यार वाला था, मोहब्बत वाला था, दोस्ती वाला था, कि कैसे भी छीन लें, कैसे भी झपट लें, कैसे भी खा लें, कोई दिक्कत नहीं, खा सकते हैं, ले सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो बोली ने यहां से विकास किया। परिस्थितियां क्या है आपकी, किस परिस्थिति में आप बैठे हैं, किस परिस्थिति में आप बात कर रहे हैं, आपके खाने का तरीका क्या है, वो दर्शाती है आपकी बोलियों को। भाषा तो सबकी एक ही है, हिंदी। मैं भी हिंदी में बोल रही हूँ, मैं कोई यहाँ फ्रेंच भाषा का प्रयोग नहीं कर रही हूँ, हिंदी में बोल रही हूँ। लेकिन हिंदी में भाषा का प्रयोग करते करते मैं आपके बीच में अपना जो लेक्चर रख रही हूँ, वो खड़ी बोली को लेकर रख रही हूँ। बुंदेलखंडी में बोलूं मैं, तो मैं कैसे समझाऊंगी इसे? अरे उतने ही बैठे रहो यार, बता तो रहे हैं, का है दिक्कत? भाषा के बारे में समझने तो मैं समझा दे हम। भाषा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है हमारे लाने, कोई माई बाप नहीं है हमारी भाषा, जो हमें थे पागलों वहीं सुन रहे हैं और तुम्हें समझा रहे हैं। तो ऐसा नहीं समझा सकती मैं आपको, क्योंकि आपको समझाने के लिए मुझे अपनी भाषा का सदुपयोग करना पड़ेगा। अब भाषा जो बढ़ी ना, विभाषा की ओर बढ़ी, और विभाषा के बाद वो बढ़ी बोलियों की ओर। तो भाषा ने, हम्म, तो भाषा के बाद क्या है? विभाषा ही है। विभाषा की बात आई बोली। तो हम शुरुआत करते हैं बोली से, ठीक है? अभी हमने सिर्फ भाषा पे कंसंट्रेशन बिठाया अपना, कि भाषा क्या थी। अब मैं बात करती हूँ जब भाषा, विभाषा और बोली के बारे में, तो शुरुआत मैं करूंगी आपसे बोली के बारे में। बोली किसे कहते हैं? जो छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। छोटे क्षेत्र से मतलब क्या हुआ? छोटे क्षेत्र से मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने अभी बताया ना कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, बुंदेलखंड से। बुंदेलखंड से बिलोंग होने के बाद मेरी जो क्षेत्रीय भाषा है, बोली है, उसे भाषा कहेंगे, परिनिष्ठित रूप है वो भाषा का, लेकिन वो मेरी बोली है। मैं ऐसा बोलती हूँ। हम बात करते हैं तो अपनी बोली में करते हैं, सभी करते हैं अपनी बोली में बात। अब उसमें कोई हेजिटेशन वाली बात तो है नहीं। अब जो बोली के बाद जो क्रिया होती है, वो होती है विभाषा या भाषा की। तो बोली में जब साहित्य रचना होने लगे, समझ रहे हैं मेरी बात को? आप एमए हिंदी का कंटेंट तैयार कर रहे हैं, तो पीजी लेवल तक आते आते आप साहित्य के बारे में बहुत अच्छे से समझने लगेंगे। तो जब हम बोली को साहित्यिक भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं, तो वो बन जाती है विभाषा या उपभाषा। या तो वो विभाषा बन जाती है या वो उपभाषा बन जाती है। अब भाषा कब बनती है? जब साहित्यकार उसे एक परिनिष्ठित रूप दे दे।
समझ रहे हैं मेरी बात को? जब साहित्यकार उसे एक परिनिष्ठित रूप दे दे, तो वो भाषा का रूप धारण कर लेती है। मतलब हमने जो पढ़ा अभी पिछले लेक्चरों में, वो भाषा के बारे में पढ़ा। भाषा एक वो माध्यम है विचारों का, जिसके बिना अगर भाषा नहीं है तो ये पूरा संसार गूंगे बहरों की एक विराट बस्ती बन के रह गया। अगर भाषा नहीं है तो हमने उसके बारे में समझा। अब वो भाषा हमने जब बांटी, तो भाई हमने कह दिया राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी। राष्ट्रभाषा हिंदी तो है हमारी, लेकिन अगर हम पंजाबी बोलते हैं तो हिंदी वाली पंजाबी बोलते हैं, तो पंजाबी हमारी बोली हो गई ना। हम मराठी बोलते तो हिंदी वाली मराठी बोलते हैं। मराठी कोई अलग से नहीं है, देवनागरी लिपि में से निकली ये सारी भाषाएं। नेपाली से लेके, मराठी से लेके हिंदी तक सब देवनागरी लिपि लिखी, सबकी देवनागरी लिपि में काम हुआ है। तो भाषा कोई अलग से नहीं आई आपके बीच में। लेकिन भाषा को जब इतना विस्तृत अध्ययन हमने किया, इतना विस्तृत रूप में इसे बांटा, तो उसके पार्ट्स करने पड़े। अब भाषा जो हुई वो हुई जब साहित्यकारों ने इसे परिनिष्ठित रूप दे दिया। मतलब भाषा क्या होगी, संवैधानिक रूप से जो प्रयोग में लाई जा रही, कार्यालयों में जो प्रयोग में लाई। आपसे गए एप्लीकेशन लिखना है किसी के लिए, आपसे गए टीचर के लिए एक एप्लीकेशन लिखना है, तो आप भाषा में लिखिए। हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, महाराष्ट्री वो इशू नहीं है अपने लिए, आपको भाषा में लिखना है। और आपसे कहा जाए कि एक एप्लीकेशन बोली में लिख के बताओ, या एक एप्लीकेशन मुझे छुट्टी के लिए आवेदन पत्र 3 दिन के लिए अपनी उपभाषा में लिख के बताए, तो मैं आपको तीनों का एक एक एग्जाम्पल देगी, बड़े ध्यान से सुनना। उसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, जब आप इसे भाषा के रूप में लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे। सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, विषय 3 दिन की छुट्टी देने हेतु आवेदन पत्र। निवेदन इस प्रकार है कि विगत 3 दिनों से मुझे वायरल की चपेट में आने के कारण असहज महसूस हो रहा है, जिस असहजता के कारण मैं अपने आप को महाविद्यालय में आने के योग्य नहीं समझ रहा। तब महोदय से निवेदन है कि मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। जैसे ही मैं स्वस्थ होता हूँ, पुनः महाविद्यालय को ज्वाइन करूंगा। धन्यवाद। डॉक्टर नम्रता जैन, सहायक अध्यापक, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद। ये एक एप्लीकेशन लिखने का तरीका हो गया जब भाषा की बात है। अब मैंने आपसे कहा, आप लिखा ये हमेशा भाषा ही में जाएगा। साहित्यकार ने जब उसको परिनिष्ठित रूप दे दिया, संवैधानिक रूप से आ गई है, कार्यालय के रूप में प्रयोग हो रही है, तो ये आएगा इसी रूप में, इससे हटके नहीं आएगा। अब आपसे इसी लेटर को लिखने की बात हो रही है, इसी एप्लीकेशंस को लिखने की बात हो रही है, वो हो रही है आपकी उपभाषा के रूप में या विभाषा के रूप में। तो आप उपभाषा और विभाषा में कितना मतलब एक साहित्य रचना होने लगती है ना, वो वाला टर्म से मैं आपको परिचय कराना चाहती हूँ। तो वो वाला टर्म क्या होता है, सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, निवेदन, विषय 3 दिन से बुखार आने के कारण छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। निवेदन इस प्रकार है कि मुझे परसों मच्छर ने काट लिया था, और मच्छर के काटने के कारण डेंगू बुखार हो गया है, और डेंगू बुखार में डॉक्टर्स का कहना है कि आपको घर में रहकर बेड रेस्ट करना है। अब बेड रेस्ट करने के लिए मुझे आपके विद्यालय से अवकाश की आवश्यकता पड़ रही, इसलिए आपसे निवेदन है कि मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। मतलब आपको डिटेल साहित्य सिर्फ जो रचनाएं हो रही ना, उस हिसाब से आपको ये लिखना है। तो आपने ये लिखा। अब आप इसको बोली के रूप में लिखिए, जो आप लोकल लैंग्वेज बोली बोलते हो, घर में बोलते हो, पेरेंट्स से बोलते हो, आपसी दोस्तों से बोलते हो, उस लैंग्वेज में आप इस 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखिए। कैसे लिखेंगे, 3 दिन के लिए छुट्टी के लिए आवेदन पत्र आपसे लिखने के लिए कहा जा रहा है, आप किस प्रकार से लिखेंगे, आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, श्रीमान प्रिंसिपल साहिबा, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, विषय 3 दिन से नहीं जा पा रहे नहावे, इतना बुखार है, उके लाने छुट्टी दे दो।
ये मेरी टोटल लैंग्वेज, मेरी मेरी बुंदेलखंडी वो उस पे लिख रही हूँ। ओके लाने छुट्टी दे दो। मान्यवर, हमारा तुमसे इतनी सी कृपा है कि प्रशासन से कह दो कि मच्छरों की दवाई छिड़कवा देवे। इतना मच्छर हो गए है विश्व में कि मच्छर डेंगू ही डेंगू कर रहा। और हमें लगा था हमें भी डेंगू हो ही गो। और जब हमें डेंगू हो ही गो है तो छुट्टी तुम दे ही दो। और छुट्टी आपकी तरफ से जब मिल जाएगी तो हम आराम से अपने घरे बैठ के अपना इलाज तो करा ही लें। धन्यवाद आपका मनीराम। ये रहा। तो अब तीनों में कितना अंतर है। अब आप कह रहे हैं भाषा की बात कर रहे हैं, भाषा अपना जनसंपर्क का माध्यम है, जनसंचार का माध्यम, विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम। लेकिन समस्या कहाँ होती है? समस्या यही यार कि जब भाषा बोली के रूप में प्रयोग होती है तो फीलिंग्स दिल से निकलने वाली, मन से निकलने, कुछ भी आप एक दूसरे से बोल दो। तेनू कहाँ जाने, तेनू के गल, तो ये पंजाबी में है हिंदी, फुट पूरा हिंदी का है की गल। अब की भी आपका देवनागरी लिपि का शब्द है, का में छुट्टी की मात्रा की, गल। गा और ला भी आपका देवनागरी हिंदी का शब्द है, लेकिन बोलने का तरीका उसकी बोली का हो गया। वो बोल कैसे रहा इसको। उसी प्रकार अपन उपभाषा और भाषा की बात करें तो थोड़ा सा उसमें स्टैंडर्डाइजेशन आ गया कि उसे साहित्यकारों ने एक साहित्य का रूप दे दिया। और जब हम इसमें भाषा की बात करते हैं तो जब एक परिनिष्ठित रूप निकल के आता है उस बोली का, उस उपभाषा का, तो वो कहलाती है हमारी भाषा। अब हिंदी में 5 उपभाषा और 18 बोली बोली जाती है भारत के अंदर। तो मैंने अभी जो बात कर रही थी ना, मैं सिर्फ भाषा की बात कर रही थी। अब भारत के अंदर जो हिंदी बोली बोली जाती है हमारी, उस हिंदी में 5 तो उपभाषाएं आती हैं और 18 बोलियां आती हैं। 5 उपभाषाओं में कौन कौन सी आती है? एक तो आपकी पश्चिमी हिंदी आ जाती है, एक आपका दूसरी आपकी पूर्वी हिंदी आ जाती है, तीसरी आपकी बिहारी आ जाती है, चौथी आपकी राजस्थानी आ जाती है और पांचवी आपकी पहाड़ी हिंदी आ जाती है। अभी मैं इसमें बोलियों की बात नहीं कर रही हूँ। अभी ये भारत के अंदर 5 उपभाषाएं बोली जाती है। पूरे भारत का जब हम नक्शा उठाते हैं ना, तो पूरे भारत के नक्शे के अंदर मुझे ये 5 उपभाषाएं मिलती हैं। उन 5 भाषाओं में पहली तो हमारी पश्चिमी हिंदी आती है। पश्चिमी हिंदी हमारा पश्चिम की तरफ का जो एरिया है, जहाँ ब्रजभाषा बोली के रूप में बोली जाती है, कन्नौजी बोली के रूप में बोली जाती है, बुंदेलखंडी बोली के रूप में बोली जाती है, बांगरू बोली के रूप में बोली जाती है और खड़ी बोली बोली जाती है, जिसका मैं प्रयोग आपके बीच में कर रही हूँ। तो पश्चिमी हिंदी एक उपभाषा है। भाषा क्या है हमारी? हिंदी। अब भारत के अंदर हिंदी से रिलेटेड 5 उपभाषाएं हैं और उन 5 उपभाषाओं के अंदर 18 बोलियां हैं, जिनके बारे में हम अच्छे से डिस्कशन अपने नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।